फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा था, फोटोसिंथेसिस क्या है, और ये भी देखा था कि ये इसके दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, सेकेंड हाफ रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। इस लेक्चर में हमें मेनली लाइट रिएक्शन से शुरू करना है। तो लाइट रिएक्शन का मेन मोटिव जो हमने बताया था वो यही था, हमें एसिमिलिटरी पावर बनाने थे। लाइट रिएक्शन बेसिकली फर्स्ट हाफ रिएक्शन है फोटो सिस्टम की, जिसमें एसिमिलिटरी पावर वो बनाने थे। एसिमिलिटरी पावर को ही हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड भी आप बोल सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं, एटीपी और एनएडीपीएच को। एटीपी और एनएडीपीएच को बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे लाइट रिएक्शन में कैसे हमें एसिमिलिटरी पावर या हाई एनर्जी इंटरमीडिएट या फिर एटीपी एनएडीपीएच मिलता है। इन्हीं का यूज़ करके आगे की सेकेंड हाफ रिएक्शन या फाइनल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की अकर्स होगी, डार्क रिएक्शन, जिसे बायोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, जिसमें कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलेगा। तो हम ये जान चुके हैं कि लाइट रिएक्शन बेसिकली एटीपी और एनएडीपीएच के प्रोडक्शन के लिए होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट हाफ रिएक्शन है। इसकी साइट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकोइड एंड ग्रेना में, खास करके इसके मेम्ब्रेन एंड ल्यूमेन, डायग्राम लोग देख चुके हैं। तो एटीपी एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, वो थैलाकोइड और ग्रेना के मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में बनता है। अब हम पूरे लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन में या फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट ऑफ रिएक्शन में कैसे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं, ये लीफ है। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रही है मेनली ग्रीन पार्ट में, हमने बोला तो मेनली लीफ में, फिर लीफ में भी जो उसमें जो उसकी ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल सेल होती है उसमें, तो ये लीफ, ये उसकी एक मेसोफिल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेसोफिल सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें। और फिर अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, ये जो पूरे बंच दिख रहे हैं आपको, ये ग्रेना है। इसमें जो एक कॉइन दिख रहा है वो थैलाकोइड है। तो मेनली थैलाकोइड और ग्रेना से रिलेटेड होता है लाइट रिएक्शन, मेनली ग्रेना और थैलाकोइड से रिलेटेड होता है लाइट रिएक्शन। तो अब हम इस पूरे एक थैलाकोइड को डिटेल में या फिर इसी की थोड़ी सी बड़ी फिगर देखेंगे। लाइट रिएक्शन में ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, वाटर स्प्लिटिंग देखेंगे, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। पूरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ पे डायग्राम है, हमने देखा था मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट राउंड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम थैलाकोइड बोल रहे थे। यहाँ पे एक सिंगल थैलाकोइड को लिया गया है, यहाँ पे एक सिंगल थैलाकोइड को लेकर के समझाया गया है। इस एक सिंगल थैलाकोइड में ही कैसे पूरी लाइट रिएक्शन होती है। ये थैलाकोइड का इनर पार्ट है, जिसे हम थैलाकोइड की ल्यूमेन बोलेंगे। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, जिसे हम सिंगल मेम्ब्रेनस डबल सरफेस बोलते हैं। ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। इनर सरफेस थैलाकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमेन से रिलेटेड है या फिर इसके टच में रहेगी, और आउटर सरफेस सीधे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से रिलेटेड है। तो इस बात को याद रखेंगे, थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है डबल सरफेस है। इनर सरफेस ल्यूमेन के टच में रहेगी और आउटर सरफेस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के टच में रहेगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और लाइट रिएक्शन में ही हमने बोला था दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम क्या है हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो इनर साइड में, यहाँ पे जो थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है वो पीएस सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड है, जिसका रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए की जो
पीक वैल्यू है, पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 680 है। यानी कहने का मतलब ये 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो PS फर्स्ट है ये आउटर मेम्ब्रेन में है, यानी कि स्ट्रोमा से टच में है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में है, आउटर सरफेस से रिलेटेड है, उसमें एम्बेडेड है, जिसकी पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन 700 है। मतलब ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, PS फर्स्ट और PS सेकेंड और PS फर्स्ट का पूरे लाइट रिएक्शन में। और इसी में आगे हम ETS, वाटर स्प्लिटिंग और कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ATP और NADPH बनता है। ये मेन एसिमुलेटरी पावर है जिसका फर्दर हमें यूज़ करना है डार्क रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की सेकेंड हाफ फाइनल रिएक्शन को चलाने के लिए। आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें PS सेकेंड में जो बीच में रेड कलर का रिप्रेजेंट किया गया, ये रिएक्शन सेंटर या फिर क्लोरोफिल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1 होता है नंबर में। पास में इनके जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये बाकी के जो एंटेना मॉलिक्यूल हैं या फिर एसेसरी पिगमेंट थे उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वाला है, क्लोरोफिल A जो बीच में है, और बाकी इसके आसपास जो है एसेसरी पिगमेंट या फिर एंटेना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हम पूरी मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने पहले ही देखा था कि हमें फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की ज़रूरत होती है, और मैंने बताया था सनलाइट कहने का मतलब फोटोन पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट होती है, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में उस फोटोन पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। इस पूरे मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ETS सिस्टम के बारे में जानते क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना है आप सभी को। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ केमिकल स्पीसीज़ की ग्रुप होती हैं या सिस्टम होता है, कुछ केमिकल स्पीसीज़ का ग्रुप या सिस्टम होता है जो कि या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक, ये वो केमिकल स्पीसीज़ हैं, जैसे मैंने ये बता दिया, ये कुछ केमिकल स्पीसीज़ हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, डोनर हो सकते हैं, एक्सेप्टर हो सकते हैं। मतलब कि इन्हें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये इसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ पास करते हैं। ठीक, तो इन्हीं केमिकल स्पीसीज से जो इलेक्ट्रॉन को लेने और देने की, मतलब एक्सेप्ट करने और डोनेट करने की जो टेंडेंसी या कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे ही केमिकल स्पीसीज़ के ग्रुप या सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं, जिनको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करके दूसरे को डोनेट करते जाते हैं। आगे इसी मैकेनिज्म में देखते हैं कि ETS का रोल क्या है। अच्छा, अलग अलग जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेंबर हैं ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमें याद रखने हैं लगभग 4 या 5 मेंबर हैं जिनको हमें याद करने होंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे और कोई नहीं, ये जो क्लोरोफिल है, इसका जो थैलेकॉइड है, इसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आते हैं, जिसको ये लेकर के आगे मूव करना या फिर ETS सिस्टम चालू हो जाता है, स्टार्ट होता है। आगे ध्यान से सुनेंगे। ETS सिस्टम उन केमिकल स्पीसीज़ या इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर, ट्रांसपोर्टर या कैरियर का सिस्टम होता है जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और अगला वाला उससे छीन लेता है, फिर अगला वाला उससे, या फिर कहिए कि डोनेट करते जाते हैं। तो वो स्पीसीज़, केमिकल स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट करते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो, उनको ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग जगह पे उनके जो मेंबर होते हैं अलग होते हैं। यहाँ हमें 4 या 5 नाम लगभग याद रखने हैं जो इस ETS सिस्टम में आते हैं, जो कि हमने यहाँ बना दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जैसे ही सनरेज आकर के, अच्छा इस डायग्राम को दिमाग में रखना है कि ये सिंगल थैलेकॉइड का डायग्राम है जो कि डबल सरफेस वाला, इनर सरफेस से 680 वाला या PS सेकेंड रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका है, आता भी है, पूछने के चांसेस भी हैं। और जो PS फर्स्ट है ये थैलेकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन में या स्ट्रोमा वाले साइड में, ठीक है। फिर जैसे ही सन रेज गिरती है, सन रेज गिरने कहने का मतलब कि यहाँ से फोटोन पार्टिकल्स गिरते हैं, और फोटोन पार्टिकल्स जैसे ही गिरते हैं यहाँ पे जो साइड में एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं उसको, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल A को पास करते हैं। और क्लोरोफिल A जैसे ही एक्साइटेड होता है ये खुद से अपने, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बाहर की तरफ कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर देते हैं।
और जैसे ही फोटोन यहाँ गिरा, यहाँ पे एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही फिर वो एक सिस्टम में, एक ETS सिस्टम में पास होने लगते हैं या फिर ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो 680 का ये जो अभी फ़ोटो सिस्टम सेकंड देख रहे हैं, जैसे इस पे फोटोन पार्टिकल्स गिरते हैं, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, यहाँ का ETS सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कोई और नहीं, नाम याद रखेंगे, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्लोरोफिल का ही डेरिवेटिव होता है। फियोफाइटिन क्लोरोफिल का ही डेरिवेटिव होता है, जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला फोटोन की वजह से एक्साइटेड होकर के, और जैसे ही बाहर आया ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर फियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद फर्दर ये पास करते जाते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन के पास जाते हैं। जस्ट उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया जाता है प्लास्टोक्विनोन, नाम याद रखते रहेंगे। यहाँ पे जो दूसरा है ये प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर डोनर पे या फिर एक्सेप्टर के पास किया जाता है, जिसका नाम साइटोक्रोम B6F है। साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F के बारे में ख़ास बात ये याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि इसे प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। आगे फर्दर बताते हैं क्यों इसे प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ATP सिंथेसिस में यहाँ पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है इस फोटोन की वजह से, ये फोटो सिस्टम सेकेंड से निकल करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फियोफाइटिन के पास जाता है, फिर फर्दर पास करते हैं प्लास्टोक्विनोन के बाद। उसके बाद ये साइटोक्रोम B6F के पास जाता है और साइटोक्रोम B6F जितनी बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतनी बार बाहर स्ट्रोमा से एक H लेकर के अंदर थैलाकोइड के ल्यूमेन में पास कर देता है। ध्यान देंगे, जितनी बार ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उतनी बार स्ट्रोमा से एक H+ को लेकर के बाहर अंदर ल्यूमेन में, थैलाकोइड के ल्यूमेन में पास कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी या फंक्शन के कारण इसे साइटोक्रोम B6F को प्रोटॉन पंप भी बोल रहे हैं। इसी कारण इसे प्रोटॉन पंप भी बोल रहे हैं। और फर्दर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन B6F के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्टर या डोनर के पास जाता है, जिसको प्लास्टोसियानिन बोल रहे हैं। नाम याद रखेंगे, इसे प्लास्टोसियानिन बोल रहे हैं। प्लास्टोसियानिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्दर एंटर कर जाता है, पास कर दिया जाता है PS सेकेंड। और PS सेकेंड पे भी जैसे ही फोटोन पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ये कोई और नहीं, फेरोडॉक्सिन है। नाम याद रखेंगे, फेरोडॉक्सिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS फर्स्ट के लिए फेरोडॉक्सिन है और PS सेकेंड के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। नाम सारे सीरीज़ में याद रखेंगे। फेरोडॉक्सिन के बाद यहाँ पे एक और कंपोनेंट जिसे NADP बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट होगा। और NADP के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास किया, फिर फेरोडॉक्सिन फर्दर यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कोई और नहीं, NADP है। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ये रिड्यूस होकर के फॉर्म कर लेता है NADP। जैसे ही PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फेरोडॉक्सिन के पास जाता है। फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है NADP के पास, रिड्यूसिंग एजेंट के पास, जो कि रिड्यूस्ड होकर के NADPH का फॉर्मेशन कर लेता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो लाइट रिएक्शन में हमें 2 एसिमिलिटरी पावर चाहिए थे, एक ATP था और दूसरा NADPH। तो हम देख रहे हैं कि हमें NADPH यहाँ पे मिल चुका है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हुए यहाँ और यहाँ से पास होते हुए लास्ट में NADP को
रिड्यूस करके NADPH फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होती है NADPH रिडक्टेज एंजाइम का नाम याद रखेंगे। इस मैकेनिज्म में जो एंजाइम यूज़ हो रही है उसको बोल रहे हैं NADPH रिडक्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम याद रखेंगे। ये एंजाइम हेल्प करती है NADPH के फॉर्मेशन में। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि NADPH हमें मिल गया। फर्दर हमें देखना है कि हमें ATP कैसे मिलती है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो NADP है और जो एंजाइम है NADPH रिडक्टेज, ये सेल खुद से प्रोड्यूस करती है। तो NADPH रिडक्टेज एंजाइम ही NADP को रिड्यूस करा करके उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा करके हाइड्रोजन या प्रोटॉन जोड़ करके उससे NADPH बना लेता है, जो हमें एसिमिलेटरी पावर की तरह मिल जाता है लाइट रिएक्शन में। फर्दर हम देखते हैं ATP प्रोडक्शन कैसे होता है। ATP प्रोडक्शन में दो चीज़ें हमें और देखने को मिलेंगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इससे घबराना नहीं है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जितनी बार फोटोन यहाँ आकर के गिरता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ATS में चले जाते हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं NADP द्वारा और रिड्यूस करके NADPH फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सेम मैकेनिज्म यहाँ भी हो रही होती है और यहाँ भी हो रही होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ वैकेंट स्पेस बन जाती होगी, यहाँ पे वैकेंट स्पेस बन जाती होगी, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे तो उनकी स्पेस खाली रह जाती होगी। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसकी जो खाली स्पेस होती है वो यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड के इलेक्ट्रॉन से आकर के भर जाती है और फिर से फोटोन गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से निकलता है और फिर से यहाँ आया हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें बार बार भरता है और बार बार फोटोन से एक्साइट होकर जाता है, फर्दर रिड्यूस करके या फाइनली इससे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके लिए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर या सोर्स की बात करें तो PS सेकेंड ही हो गया। यहाँ के इलेक्ट्रॉन ही आकर के यहाँ भर जाते हैं, फिर वो एक्साइट होकर बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भर जाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। बट PS सेकेंड के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इनकी खाली स्पेस कैसे भरती है, ठीक इसी मैकेनिज्म को यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही एक और मैकेनिज्म थैलाकोइड के ल्यूमेन में चल रही होती है, जिससे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या वाटर स्प्लिटिंग कहते हैं। कहने का मतलब पानी या H2O का टूटना। और ये प्रोसेस थैलाकोइड के ल्यूमेन में हो रही है। मैंने पहले ही बोला था थैलाकोइड के ल्यूमेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के बार बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये बाहर निकल जा रहे हैं, तो इनकी जो खाली स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन बनने के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कोई और नहीं H2O होता है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही रिएक्शन में पढ़ रहे थे कि हमें CO2 प्लस H2O चाहिए होता है। तो वो H2O का यूज़ यहीं पे होता है वाटर स्प्लिटिंग में, जो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करते हैं PS सेकेंड के लिए, क्योंकि ये खाली स्पेस से फोटोन आएगा तो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ताकि फोटोन गिरे तो ये इलेक्ट्रॉन जाए और बाद में रिड्यूस करके NADPH का फॉर्मेशन कर ले। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा वो H2O होगा, जो कि हम देखते हैं NCERT में जो पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें जो 6CO2 प्लस 6H2 है, तो वो H2O यही है। इसका मेन पर्पज़ होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना, बार बार सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह यूज़ होना या एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रोल होता है। वाटर स्प्लिटिंग होती है तो वाटर टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अगर हम एक H2O की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 रिलीज़ करता है। जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 रिलीज़ करेंगे। NCERT में जो वाटर स्प्लिटिंग की रिएक्शन दी हुई है वहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, इसलिए 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और एक O2 मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि यहाँ जो स्प्लिट हो रहा है वाटर, या इसी को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं, जो कि थैलाकोइड के ल्यूमेन में हो रहा है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इससे हमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 मिला। ये इलेक्ट्रॉन ही फर्दर जा कर के फोटो सिस्टम सेकेंड में जो वैकेंट स्पेस बची है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ताकि फर्दर फोटोन आए और इसको एक्साइट करके बाहर निकाले और ये ATS सिस्टम में जाए और ये सारी मैकेनिज्म फिर से चल सके। ये प्रोसेस लगातार ल्यूमेन में चलती रहती है, जिसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर वाटर स्प्लिटिंग बोल रहे हैं।
अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और चला गया, बचा प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन इसी ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता जाता है। ये प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है, और ये जो O2 है ये प्लांट के लिए फ़िलहाल में यूज़लेस है, इसलिए इसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। और इसी को हम बोलते हैं कि प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। प्लांट इज़ रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये ऑक्सीजन यहीं से होता है जो फोटोलाइसिस से मिलता है। मेन पर्पज़ हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए प्रोटॉन को यहाँ एक्यूमुलेट कराना होता है। हम फर्दर बताते हैं क्यों प्रोटॉन यहाँ एक्यूमुलेट करता है, और यहाँ O2 एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे अदर प्लांट और एनिमल और हम इसको लेते हैं। हमने ये देख लिया कि हमें NADPS कैसे मिल रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम से होते हुए लास्ट में NADP को रिड्यूस करके इस एंजाइम की हेल्प से NADPS का फॉर्मेशन करता है। ये तो हमें मिल गया। बचा दूसरा एसिमिलेटरी पावर या हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड ATP। इसको हम देखेंगे हमें कैसे मिलती है। एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे हमें बात ध्यान ये देनी कि ATP फॉर्मेशन में ETS सिस्टम का ही एक और मेंबर ATPase या फिर ATP सिंथेज एंजाइम भी इसे बोलते हैं। ATPase या फिर ATP सिंथेज एंजाइम, जिसके दो पार्ट होते हैं F0 और F1 पार्ट। F0 या F0 और F1 पार्ट, दो पार्ट से बना हुआ एंजाइम मेन हेल्प करता है ATP फॉर्मेशन में। बस इतना याद रखना है कि ये वो मशीन है या वो एंजाइम है जिसे आप प्रोटॉन ग्रेडियंट दे दीजिए, जिससे आप H+ या प्रोटॉन का ग्रेडियंट इकट्ठा ग्रुप दे दीजिए, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट हो करके ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके ATP का फॉर्मेशन करने लगता है। तो यहाँ पे जो मेन रोल है ATP फॉर्मेशन करने का, वो इस ETS सिस्टम के पाँचवें या छठे मेंबर बोल सकते हो ATPase एंजाइम का रोल है। इसे आप प्रोटॉन ग्रेडियंट दे दीजिए और प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ करके उससे एनर्जी ले करके ये ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके उसे ATP में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें चाहिए। और यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट करना होता है वो इस ल्यूमेन में क्रिएट करना होता है, और वो दो तरीके से क्रिएट हो रहा है। अगर ध्यान देंगे तो हमने पढ़ा था कि जितनी बार साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा उतनी बार बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में ला रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटॉन का जो एक और सोर्स है वो वाटर से है। वाटर जब स्प्लिट करता है तो यहाँ से भी प्रोटॉन मिलता है। तो ये प्रोटॉन प्लस बाहर स्ट्रोमा का प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा होकर के प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लेता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और यहाँ पे H+ ज़्यादा होने के कारण याद रखेंगे ल्यूमेन में हमेशा लो pH रहता है। थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हमेशा लो pH रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और लो pH ये पूछ चुका है। स्ट्रोमा बाहर हाई pH भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रोमा के बाहर H+ को हटा दिया जाता है और इस पूरे ल्यूमेन में H+ को इकट्ठा कर देते हैं। एक तो इस साइटोक्रोम B6F के हेल्प से बाहर का प्रोटॉन अंदर लाके, दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे H2 है जो स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, O2 बाहर रिलीज हो गया, बाकी प्रोटॉन यहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। और इस ATPase या ATP सिंथेज एंजाइम को प्रोटॉन ग्रेडियंट ही चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को एक एक करके तोड़ते हैं, और जितनी बार इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन फॉस होता है उतनी बार ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। तो फर्दर जो प्रोसेस हो वो यही होगी कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट कैसे बन रहा है ध्यान दीजिए, जितनी बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किया, इस प्रोटॉन पंप या साइटोक्रोम B6F ने बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन की तरफ भेज दिया। इसके अलावा ल्यूमेन में वाटर स्प्लिटिंग भी चल रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यहाँ का लो pH मेंटेन हो जाता है, और इसी को प्रोटॉन ग्रेडियंट बोल रहे हैं, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे ही क्रिएट होगा ATPase एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना शुरू करेगी। कहने का मतलब जो ल्यूमेन में प्रोटॉन है इसको ल्यूमेन से निकाल करके बाहर स्ट्रोमा में पास करेगी। जो ल्यूमेन में इलेक्ट्रॉन है
इसको निकाल करके बाहर स्ट्रोमा में पास करेगी, और जितनी बार ये बाहर हाइड्रोजन या प्रोटॉन को या H+ को बाहर निकालेगा, उतनी बार ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके ATP बनेगा। तो ये सोर्स ऑफ ATP हो जाता है। और यहाँ जो प्रोसेस चलती है प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना, फिर उसका टूटना एटीपीज के द्वारा और उसमें ATP का फॉर्मेशन होना, इसी को कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है। NCERT में दिया है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना या प्रोटॉन का एक्यूमुलेट होना, और वो दो तरीके से हो रहा है। साइटोक्रोम B6F जो कि प्रोटॉन पंप है, बाहर से अंदर ला रहा है। उसके अलावा यहाँ वाटर स्प्लिटिंग, जिसके कारण प्रोटॉन एक्यूमुलेट होकर के प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होकर के प्रोटॉन को बाहर स्ट्रोमा में वापस भेजने लगता है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन कहते हैं, टूटना कहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि ADP को जोड़ करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP फॉर्मेशन करती है। और इसमें जो एंजाइम है वो एटीपेज है, जिसके दो पार्ट हैं, F1 और F0 और F1। F0 पार्टिकल हमेशा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा और F1 वाला बाहर स्ट्रोमा की तरफ होगा। इसको भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पूछा है, तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ से जुड़ा हुआ है, रिडॉक्स पोटेंशियल। एक और टर्म यहाँ से जुड़ा हुआ है, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा NCERT का भी यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है PS सेकेंड से लेकर के लास्ट एक्सेप्टर NADP तक, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। अब डाउनहिल मूवमेंट का मतलब समझिए, और इसमें एक टर्म आता है रिडॉक्स पोटेंशियल, डाउनहिल मूवमेंट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मूवमेंट है। डाउनहिल मूवमेंट मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे मूव करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे मूव करता है, तो इसे डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। अब लो रिडॉक्स पोटेंशियल, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल जानने के लिए हमें रिडॉक्स पोटेंशियल जाना है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द टेंडेंसी ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज टू एक्सेप्ट और डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करने की कैपेसिटी को ही रिडॉक्स पोटेंशियल बोल रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी आपको सीरीज़ में जितने भी इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम के मेंबर दिख रहे हैं, इसमें हर एक सक्सेसिव मेंबर का अगले मेंबर के जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है वो हाई होती है अपने पहले वाले से। तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अगले वाले की सक्सेसिव वाले की इससे ज़्यादा होगी, और यही रिडॉक्स पोटेंशियल है। इसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल, और फर्दर जितने भी सक्सेसिव हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी, यानी कि हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। तो जब भी लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसे डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करने की टेंडेंसी को बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैं उसमें सक्सेसिव जब मेंबर में आप बढ़ेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, यानी लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसे डाउनहिल मूवमेंट करते हैं। और जब भी कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी या इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट करते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फ्री एनर्जी रिलीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कोई बॉडी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करती है तो वो खुद को स्टेबल रखना चाहती है, और खुद को स्टेबल रखने के लिए वो एनर्जी लगाती है, बट वो एनर्जी फ्री जाती है, यूज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जिस चीज़ के लिए एनर्जी लगा रहा है, रुकने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाली कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो से हाई की तरफ, मतलब इसे हर अगला वाला खींच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करना चाहता है, जिसके लिए वो एनर्जी लगाता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता है, मतलब उसका वर्क डन नहीं हो रहा, और वर्क डन ना होने के कारण उसकी एनर्जी फ्री या फिर फालतू चली जा रही है। वही फालतू एनर्जी को ये प्रोटॉन पंप यूज़ करता है। ये प्रोटॉन पंप साइटोक्रोम B6 यूज़ करता है H+ को अंदर भेजने के लिए, और H+ अंदर जा कर के प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, और फर्दर यही प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेज द्वारा
बाहर के प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ करके एटीपी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो हमने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये लास्ट में इसको रिड्यूस करके एनएडीपी को रिड्यूस करके फाइनल एक्सेप्टर इसे बोलते हैं, इसे रिड्यूस करके एनएडीपीएस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो कि पहला एसिमिलेटरी पावर हमें मिल गया। दूसरा एसिमिलेटरी पावर एटीपी हमें कैसे मिल रहा है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना ल्यूमेन में और फिर इसका टूटना, जिसमें कि मेन एम जो होता है, मेन रोल एटीपेज एंजाइम का है, इसके थ्रू हमें एटीपी भी मिल जा रहा है। ये पूरी थी लाइट रिएक्शन जिसमें हमें एटीपी और एनएडीपीएस मिल जा रहा है। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे एलएचसी, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहा है। यहाँ से जो दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन निकल करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जा रहा है, तो ये कोई और नहीं फियोफाइटिन ही है, ये फियोफाइटिन है। और फियोफाइटिन की लोकेशन पूछे, फियोफाइटिन ये इसकी अगर लोकेशन पूछता है तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड के विद इन ही एम्बेडेड होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में ही होता है। उसके बाद ईटीएस सिस्टम कहने का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए है ये फेरोडॉक्सिन होगा और लास्ट में NADP प्लस इसको एक्सेप्ट करके NADPS में कन्वर्ट हो जाता है। एक लाइन देखते हैं जहाँ पे मोस्ट कन्फ्यूजन लाइन बोल सकते हैं, अक्सर कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डाउनहिल। डाउनहिल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डाउनहिल मूवमेंट कह रहा है, मतलब क्योंकि इसमें हर अगला एक्सेप्टर पहले वाले से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे मूवमेंट हो रही है। और फिर तो यहाँ एनसीईआरटी में पूरा ये सिस्टम बता रहा है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। तो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है डाउनहिल मूवमेंट करते हैं, मतलब लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स। फिर द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। फियोफाइटिन की बात कर रहा है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट और साथ में अगर PS सेकेंड के साथ ही यहाँ पे PS फर्स्ट में भी वही प्रोसेस होती है जो हमने नीचे भी देखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो अगले एक्सेप्टर के पास जाते हैं जो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, यानी ये फेरोडॉक्सिन की बात कर रहा था। PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे फेरोडॉक्सिन या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि अनदर एक्सेप्टर, ये फेरोडॉक्सिन के लिए बहुत बात कर रहा है। और फेरोडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन को बोला है डाउनहिल मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है लो वाले से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ गया तो डाउनहिल मूवमेंट, और लास्ट में ये NADP प्लस के पास जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है NADPH प्लस S प्लस में, जो कि सिमिलरिटी पावर। नेक्स्ट लाइन ये दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS फर्स्ट, PS सेकेंड से स्टार्ट होती है, uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS first, excitation of electron, transfer of another acceptor, finally downhill to the NADPS, reducing it to the NADPS। अब ध्यान देंगे, हमने बोला डाउनहिल मूवमेंट और यहाँ पे दिया हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम द PS सेकेंड अपहिल। मोस्ट कन्फ्यूज़न यही होती, तो ध्यान से बताते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये जो ETS सिस्टम चल रहा है इसमें डाउनहिल मूवमेंट होती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो एक्सेप्टर है पहला वाला उसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल, फिर हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, फिर फर्दर और हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होता है, जब इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से रिलीज़ होता है तो इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए यहाँ फोटोन पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है इन्हें निकालने के लिए। तो अगर यहाँ की बात करें तो अभी इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, और स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मूवमेंट हो रही है वो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल वाले स्पीसीज़ के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब हाई से लो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है तो इसे अपहिल मूवमेंट कह रहे हैं। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में मूवमेंट होती है वो अपहिल है, क्योंकि यहाँ जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स पोटेंशियल वाला होता है, इसीलिए इसे फोटोन की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए।
फिर यहाँ से ये खुद ये जो यहाँ पे प्राइमरी है इसके कंपैरिजन में लो रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो जब हाई रिडॉक्स पोटेंशियल वाले केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकल के लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो इसे अपहिल मूवमेंट कहते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे इनकी रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ने लगती है तो ये फिर यहाँ से डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। तो इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम जब डाउनहिल की बात करें तो अपहिल वर्ड कहाँ से आ गया, तो PS सेकेंड हाई रिडॉक्स पोटेंशियल वाला है, फर्दर जो इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर आता है वो उससे लो है। तो जब भी हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगी तो अपहिल बोलेंगे। तो शुरुआत में अपहिल मूवमेंट होती है, बाद में फर्दर जितने उसके आगे आते जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के उसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये लो रिडॉक्स से हाई रिडॉक्स से, इसलिए उसको डाउनहिल बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया है कि वह एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के लिए H2O टूटता है, ये चीज़ें देख लेंगे। ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक देख लेते हैं। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, P मिचेल ने दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना और फिर टूटना, इसी को कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है, तो B6F के द्वारा स्ट्रोमा से अंदर ला रहा है, उसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी मिल जा रहा है। तो अगर आप पूरी NCERT यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो उतनी मैकेनिज्म को ही दिया है और कुछ नहीं, और दिखाता है कि हाँ ATPase या ATP सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो एक एक प्रोटॉन को बाहर स्ट्रोमा में भेजता है जिससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके ATP बना लेते हैं। तो ये सब हमने देख लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक NCERT पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हमने ये देखा हुआ है। बात रही साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो किस तरीके से, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पैथवे की बात करें तो PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन के पास जाता है, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, और फिर प्लास्टोसियानिन के पास, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाता है, और फिर फेरोडॉक्सिन के पास, फिर NADPH। तो अगर हम इसकी स्कीम की बात करें, पैथवे की बात करें, तो लगभग Z स्कीम आती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपने घर से निकलता है, PS सेकेंड जो निकलता है, फाइनली वो फाइनल एक्सेप्टर NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो निकल के गया घर से वो वापस नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सेप्टर बैठा हुआ, फाइनल एक्सेप्टर जो यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वापस नहीं आने देता। वो स्कीम, वो पैथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन घर से निकलता तो है, वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेप्टर बैठा हुआ है जो उसे ले करके चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, यानी कि साइकिल रिपीट नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन का पैथवे रिपीट नहीं हुआ, तो इसे हम नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं। और इसी के पैथवे को ये देखते हुए हम इसे Z स्कीम बोल रहे हैं। तो बहुत सिंपल था। अब ध्यान ये देना है, पहले नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख लेते हैं। तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घर से निकलता है, वापस नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टर बैठा होता है NADP+, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फर्दर एक और साइकिल चलती है जिसमें सिर्फ PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से निकलता तो है, ETS सिस्टम में जाता है फेरोडॉक्सिन के बाद, फिर वो फर्दर प्लास्टोक्विनोन यहाँ ETS सिस्टम के मेंबर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन घर से निकलता है लेकिन वापस फिर अपने घर में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वापस फिर से घर में आ जाता है। तो इसीलिए जो रिपीटिशन हो रही है इस प्रोसेस की, इलेक्ट्रॉन के पैथवे की जो रिपीटिशन हो रही है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और याद रहे हमने बोला था जब भी कोई सब्सटेंस लो डाउनहिल मूवमेंट करता है तो लगातार एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस सिस्टम में मूव करता रहता है, डाउनहिल मूवमेंट करता रहता है, उस केस में यहाँ पे ATP रिलीज़ होती है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम या फिर NADP+ प्रेजेंट ही नहीं होता है जो कि इसे एक्सेप्ट करे। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना तो रिड्यूस होता है, ना तो यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है और अपनी खुद की एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि ATP में कन्वर्ट कर दी जाती है। अगर हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस की बात करें तो नॉन साइक्लिक वाला, जिसमें कि Z स्कीम भी बोल रहे थे, नॉन साइक्लिक जिसे कि हम Z स्कीम भी बोलते हैं,
इसमें पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों फोटो सिस्टम। इसमें ए टी पी और एन ए डी पी एस दोनों का फॉर्मेशन होता है और ये ग्रेना या थैलाकॉइड में होता है, क्योंकि पी एस फर्स्ट और सेकेंड वहाँ प्रेजेंट होता है। साइक्लिक की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए टी पी बनती है, एन ए डी पी एच नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ वो एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट होती है। और ये थैलाकॉइड के अलावा स्ट्रोमा लैमली में भी होता है। ध्यान देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्ट्रोमा लैमली की बात करें तो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लैमली बोल रहे हैं। डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में स्ट्रोमा लैमली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में स्ट्रोमा लैमली में नीट के लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पी एस फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा लैमली में पी एस सेकेंड एब्सेंट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पी एस सेकेंड एब्सेंट मतलब यहाँ पे नॉन साइक्लिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन साइक्लिक में पी एस फर्स्ट और सेकेंड दोनों की ज़रूरत है। यहाँ कभी भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा स्ट्रोमा लैमली में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है, इसलिए साइक्लिक होगा, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट की जरूरत होती है। तो साइक्लिक ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली हर जगह होगा, लेकिन नॉन साइक्लिक सिर्फ ग्रेना में होगा, स्ट्रोमा लैमली में नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है, सिर्फ फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। माइंड में एक बात और आ सकती है कि सर साइक्लिक नॉन साइक्लिक की ज़रूरत क्या पड़ी, तो बताते हैं फर्दर। अगर आप आगे जब बढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में, हमने बोला यहाँ जो सिमुलेटरी पावर एटीपी और एनएडीपीएस की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ जो सिमुलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएस का हो रहा है फॉर्मेशन, ये सिमुलेटरी पावर जो आगे यूज़ होने वाले हैं। तो आगे आप यूज़ देखेंगे तो एनएडीपीएस का यूज़ कम है और एटीपी का यूज़ ज़्यादा है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आगे चल कर के एक ऐसा स्टेज आता है जब इसकी नीड कम है, इसकी नीड ज़्यादा है, तो सेल में ये ज़्यादा होने लगता है और एटीपी कम होने लगता है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए नॉन साइक्लिक को बंद करके सिर्फ साइक्लिक चला देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए जो एनएडीपीएस है इसकी फॉर्मेशन रुक जाती है, जिससे इसका कम यूज़ है तो ये ज़्यादा हो चुका रहता है सेल में, तो ये खर्च हो जाता है। और फिर एटीपी जो कि कम होने लगता है, साइक्लिक चलने की वजह से सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, तो एटीपी का फिर से रेशियो या नंबर बढ़ जाएगा। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ध्यान से सुनिए, सेल में आगे जब डार्क रिएक्शन देखेंगे तो एनएडीपीएस का इस्तेमाल कम और एटीपी का यूज़ ज़्यादा है। इस रेशियो को तो एक ऐसी कंडीशन आती है थोड़ी देर में एटीपी रिड्यूस हो जाता है अमाउंट में और एनएडीपीएस बढ़ जाता है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम नॉन साइक्लिक से प्लांट साइक्लिक पे आ जाते हैं, जिसमें एनएडीपीएच का फॉर्मेशन रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए और एटीपी का होता रहेगा, जिससे रेशियो फिर से मेंटेन हो जाएगा।